हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 39 तक पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का। अब हम लोग आगे का कंटिन्यू करते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, पेज नंबर 40 पे डू यू नो का एक बॉक्स दिया हुआ है। उसमें किसके बारे में बताया गया, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में। पैराग्राफ पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कैन ऑकर ड्यू टू टू रीजंस एज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। UV and IR radiations are natural radiation, whereas X-rays and radiations from atomic energy plants are artificial radiations. Chernobyl, Windscale, and 3 Miles Island mishaps are the major mishaps of the world till present. Thousands of people have been affected for too long term due to these accidents. Some of these effects of radiation are as follows. तो रेडियो एक्टिविटी के दो पार्ट होते हैं, एक तो मैन मेड होता है और एक जो होता है मतलब एक रेडियो एक्टिव एक तो नेचुरल होता है, एक रेडियो एक्टिविटी नेचुरल होती है और दूसरी जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो मैन मेड होती है। कौन सी, एटॉमिक एनर्जी। तो इसके बहुत सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, चेरनोबिल, 3 माइल आइलैंड और विंड स्केल, ऐसे बहुत सारे हैं इसके एक्सीडेंट्स, लेकिन ये 3 जो हैं मोस्टली मेन है जिनमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। ठीक है, और इसके जो इफेक्ट्स हैं वो देख लेते हैं हम लोग। कैंसरस अल्सरेशन ऑकर ड्यू टू हायर रेडिएशन ऑफ एक्सरेज। कैंसर का जो अल्सर होता है, कैंसर जो होता है वो भरने लगता है। टिश्यूज़ इन द बॉडी आर डिस्ट्रॉयड, बॉडी के अंदर के सारे टिश्यू डिस्ट्रॉयज होने लगते हैं। जेनेटिक चेंजेस ऑकर होते हैं, जैसा कि हिरोशिमा और नागासाकी में जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था, अमेरिका ने जब गिराया था वहाँ पे, तो उसके बाद से लेके अभी तक जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो आपको दिखा है, जेनेटिक चेंजेस जो दिखे, मॉडिफिकेशन तो सही वर्ड नहीं हुआ, जो चेंजेस दिखे आपको वो चेंजेस इसकी वजह से ही हैं, रेडियो एक्टिविटी की वजह से। विजन इज़ एडवर्सली अफेक्टेड, विजन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये था रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। अब आते हैं नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे। जनरल पब्लिक इज़ नॉट अवेयर अबाउट द रूल्स ऑफ इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। देयर शुड बी लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन एनवायरमेंट conservation. It will be possible to answer the environmental problems only if environmental protection conservation becomes an effective public movement. तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो जनरल पब्लिक है, नॉर्मल आम जनता जो है, उन्हें इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम है और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन प्रोग्राम्स में और अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे उन्हें उसके बारे में ज़्यादा पता चले। For this purpose, values like positive attitude and affection towards environment, knowledge about it, etc. should be inculcated among the children since their childhood. This will help to make the future generation more aware about the environmental conservation and protection. तो जो बच्चे होते हैं इसकी शुरुआत उन्हीं से होनी चाहिए, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन की शुरुआत बच्चों से ही होनी चाहिए। अगर हम आज के बच्चों को वही सिखाएंगे कि इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है, ठीक है, अगर हम उन्हें ये सिखाएंगे तो आगे चलकर वो बच्चे खुद इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन कर लेंगे, जिससे आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है उन्हें भी एक प्रोटेक्टिव कस्टडी मिल जाएगी। सो एज टू अचीव दिस इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज द अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन। तो एजुकेशन के ज़रिए इस अवेयरनेस को बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टुडे ऑल डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। देयर एफर्ट्स आर इन दैट डायरेक्शन. They have defined the future plans about environmental protection and have constituted the necessary laws. जितने भी डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो सारी कंट्रीज़ अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती हैं इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के तहत, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के को लेकर। तो इन सब ने अपने अपने एफर्ट्स डाले, अपने अपने डायरेक्शंस दिए, अपने अपने कंट्रीज़ में अवेयरनेस फैलाना स्टार्ट किया है और नेसेसरी लॉज भी अप्लाई किए हैं। A peek into history. In 1972, United Nations Environment Program (UNEP) has been established in a conference arranged on human and environment, in which environment problems were discussed. Afterwards, in India, a separate environmental department had been established after thorough discussion on environment problems. Ministry of Environment and Forest is involved in planning, inducting, and increasing awareness about environment and forest through various programs since 1985. तो यूरोप में एक प्रोग्राम हुआ था, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ आई थी और जिसमें इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर
बहुत सारे डिस्कशंस हुए थे, जिसके बाद उन्होंने ये तय किया कि हर कंट्री के पास अपना एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्टिंग मिनिस्ट्री होनी चाहिए, और इंडिया भी उसमें से एक कंट्री था जहाँ पे ये अप्लाई किया गया ये रूल। और 1985 से लेकर अब तक इन्वायरमेंट अवेयरनेस करने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए 41, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंस एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन देयर इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट। Humans stepped on the earth after long formation of earth. On the earth, human being proved its superiority as compared to the other animals with the help of the characters like intelligence, memory, imaginary ability, etc. तो जब से एग्जिस्टेंस हुआ है यूनिवर्स का, जब से ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस हुआ है, तब से ह्यूमंस ने बाकी सारे लिविंग बींग से ज़्यादा एबिलिटीज़ दिखाई हैं, इंटेलिजेंस की, मेमोरी की, इमेजिनरी एबिलिटी एट्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने बाकी सबसे ज़्यादा अच्छा कर कर दिखाया है। ह्यूमन established domination over the nature. Human utilized all the natural resources as much as possible. In an attempt to live a satisfactory life, human kept on snatching from the nature as much as possible, and this led to increase in problems. From this entire scenario, we can understand that the human has crucial role in maintaining the environment balance. तो यहाँ पे बताया क्या है कि अगर ह्यूमंस इतने ही इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, उनके पास इंटेलिजेंट है, एबिलिटी है, और फिर भी वो कंटिन्यूसली स्नैच किए जा रहे नेचर से सारे के सारे रिसोर्सेस, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे बताया कि ह्यूमंस का जो है एक क्रूशियल रोल है इन्वायरमेंट में, ठीक है, जो उन्हें फॉलो करना चाहिए। If humans have disturbed the environmental balance, then human itself only can conserve and improve the quality of nature. Many times general public is unknown that its activities are harmful to environment and thereby unknowingly many activities happen. कई बार ऐसा होता है कि ह्यूमन बींग को पता नहीं होता, लेकिन वो इन्वायरमेंट को किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हार्म करते रहते हैं, और ये नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें इन्वायरमेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूम होना चाहिए। इसके लिए इन्वायरमेंट के बारे में हमारे एजुकेशन में पढ़ाना चाहिए बच्चों को भी। तो अब देखते हैं डू यू नो वाले बॉक्स में क्या दिया हुआ है पेज नंबर 41 पे। लॉज इनेक्टेड अबाउट इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। द लैंड रिजर्व फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन हैज़ बीन प्रोहिबिटेड टू यूज फॉर एनी अदर पर्पज बाय दिस लॉ। एग्जाम्पल, परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंपल्सरी फॉर माइनिंग एक्टिविटीज। एनी पर्सन हु डिसोबेज दिस लॉ इज इंटाइटल्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 15 ईयर्स। तो जो लैंड रिजर्व्ड होता है फॉरेस्ट के लिए, उसे कोई भी इंसान यूज़ नहीं कर सकता, कोई भी यूज़ नहीं कर सकता अपने मतलब के लिए, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था 1980। गवर्नमेंट इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986। पर्पज ऑफ दिस एक्ट इज टू कंट्रोल द पोल्यूशन एंड पनिश द पर्सन्स और इंस्टीट्यूट्स हार्मिंग द एनवायरमेंट। Any person or factory is prohibited by this act from releasing the pollutants in atmosphere beyond a permission limit. The person breaching this rule is entitled for either 5-year imprisonment or fine up to ₹1 lakh. National Green Tribunal has been established in 2010 for effective implementation of environment related laws. तो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986 में होता क्या है कि कोई भी पर्सन अगर लॉज को इसमें बिल्ड हुए लॉज को डिसोबे करते हुए अगर इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन फैला रहा है जानते हुए भी, तो उस पर केस किया जाएगा, जिसके हिसाब से उसे 5 साल की सज़ा होगी या फिर 1 लाख रुपए जुर्माना भरना होगा। एज पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एज पर क्लॉज 49A, ट्रेडिंग ऑफ रेयर एनिमल्स हैज़ बीन कम्प्लीटली बैंड। As per clause 49B, use of articles prepared from skin or organs of wild animals has been banned. As per clause 49C, disclosure of the stock of artifacts made from rare wild animal is compulsory. ठीक है, तो ये सारे एक्ट्स बने थे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, पेज नंबर 42 पे आ जाइए। एक पर्सन ज़्यादा मोले पेंग के बाद स्टोरी बताई गई है, बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। Jadhav Molai Peng is a highly capable person born in a nomadic tribe of Assam. Born in 1963, he is working as a forest worker since the age of 16 years. Once large number of snakes died in the flood of Brahmaputra river flowing by the village. As a preventive measure, Molai planted 20 bamboo plantlets in 1979.
The local social forestry department began a social afforestation project on 200 hectares of land. Molay was one of the few forest workers who were looking after that project. Molay continued to plant the trees even after completion of the project. As a result of his continuous work of planting and caring for the trees, the barren area witnessed the forest cover over 1360 acres. तो गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया था जिसके तहत 200 एकड़ की ज़मीन में 1979 में इनको प्लांट्स लगाने थे, और जिसके लिए इन वर्कर्स को, ये फॉरेस्ट वर्कर्स को कॉन्ट्रैक्ट मिला था। ठीक है, तो इन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट तो कंप्लीट कर लिया जितने टाइम लिमिट में करना था, लेकिन उसके बाद भी यादव मोले पेंग ने फॉरेस्ट में प्लांट्स लगाना, इस 200 एकड़ के एरिया में प्लांट्स लगाने के बाद भी अपना काम जारी रखा और कंटिन्यूसली प्लांट्स लगाते गए, और 200 एकड़ से लेकर ये 1360 एकड़्स तक पहुंच गए, और इन्होंने इस पूरे एरिया को प्लांट से कवर कर लिया और फॉरेस्ट को एक नया फॉरेस्टेशन बना दिया। टुडे दिस जंगल इन कोकिलामुख of Jarhat district of Assam is the result of the hard work of 30 years. For 30 years, he has been awarded with the prestigious Padma Shri award by Government of India for his unparalleled work. Now it is well known as Molai Jungle. Many people came together to destroy the forest, but a single person, if determined, can establish a new forest. बहुत लोग आए थे इस फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन एक अकेले पर्सन की डिटर्मिनेशन ने इस फॉरेस्ट को गिरने नहीं दिया। तो सोचिए, अगर सब के सब मिलकर अगर ऐसा ही काम करेंगे तो 1360 एकड़ से लेके आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो यही इस पैराग्राफ में आपको बताना चाहता था, इस बॉक्स में आपको ये बताना चाहता था। अब आगे का पढ़ते हैं हम लोग, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट पोल्यूशन ऑकर्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हैव यू सीन सम एग्जांपल ऑफ दिस इन योर एरिया? आवर लिविंग वर्ल्ड हैज़ बीन रिचली डाइवर्स. It consisted of varieties of plants and animals. However, we are not able to see some specific animals about which we had listened from our earlier generation. Who is responsible for this? यहाँ पे पूछा है कि कुछ एनिमल्स और प्लांट्स तो हमारे आसपास बहुत सारे रहते हैं, अलग अलग वैरायटी में रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं जिसके बारे में हमने सुना था, लेकिन अब हम उन्हें देख नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्सिबल है। हंटिंग करना, डिफॉरेस्टेशन करना, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से जो अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी इज़ द रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम एंड जेनेटिक वेरिएशंस विद इन अ स्पीशीज। बायोडाइवर्सिटी ऑकर्स एट 3 डिफरेंट लेवल्स। बायोडाइवर्सिटी क्या है? एक स्पेसिफिक स्पीशीज़ में, ऑर्गेनिज्म में, इकोसिस्टम में या जीन्स में, एक स्पेसिफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर इन सारे फील्ड्स में अगर वेरिएशंस हैं तो वही होगा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी यानी जैसे अभी ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे ह्यूमन बींग्स हैं, अलग अलग टाइप के ह्यूमन बींग्स हैं, तो ये होगा बायोडाइवर्सिटी इन ह्यूमन बींग्स। तो ऐसे अलग अलग तरह के डाइवर्सिटीज़ होते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। पढ़ते तीनों के बारे में। Occurrence of diversity among the organisms of some species is genetic diversity. Example, each human being is different from other. Possibility of wiping out the species arises if there is a decrease in the diversity within the species whose members involved in the sexual reproduction. तो जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब क्या? ऑर्गेनिजम्स के बीच में प्रेजेंट होने वाली डाइवर्सिटी। स्पीसीज़ में डाइवर्सिटी मतलब क्या कि दो अलग अलग ब्रीड के जब लोग, दो अलग अलग डीएनए के लोग जब एक दूसरे से क्रॉस करते हैं और उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग मिलता है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी का एक हिस्सा है। लेकिन अगर ये क्रॉस नहीं होगा, सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं होगा, तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो आगे तक नहीं बढ़ पाएगी। स्पीसीज डाइवर्सिटी, इनएमरेबल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑकर इन द नेचर, दिस इज कॉल्ड एज स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी में बहुत सारे टाइप के प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं, और इनन्यूमरेबल स्पीसीज होती है, जिसकी वजह से इसे स्पीसीज डाइवर्सिटी कहा जाता है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, मैनी इकोसिस्टम्स आर प्रेजेंट इन ईच रीजन। इकोसिस्टम इज फॉर्म थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स, देयर हैबिटेट एंड चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। ईच इकोसिस्टम हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक एनिमल्स, plants, microbes and abiotic factors. Ecosystems are also two types of natural and
आर्टिफिशियल। इकोसिस्टम भी दो टाइप का होता है, नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है। इकोसिस्टम में जब बहुत सारे प्लांट्स का, एनिमल्स का, उनके हैबिटेट का जब इंटरेक्शन होता है तो एक इकोसिस्टम फॉर्म होता है, और इसी तरह से बहुत सारे इकोसिस्टम्स कंटिन्यूसली फॉर्म होते जाते हैं जैसे जैसे प्लांट्स बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे एनिमल्स और उनके हैबिटेट बढ़ते जाते हैं। तो ये था इकोसिस्टम का एग्जांपल। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। तो अब बढ़ते हैं हम लोग सेक्रेड ग्रोव्स पे। सेक्रेड ग्रोव्स में क्या दिया हुआ है? द फॉरेस्ट कंजर्व्ड इन द नेम ऑफ गॉड एंड कंसिडर्ड टू बी सेक्रेड इज कॉल्ड एज सेक्रेड ग्रोव। These are in fact sanctuaries conserved by the society and not by the government forest department. तो जो फॉरेस्ट होता है, जो गॉड के नाम पे कंजर्व और प्रिजर्व किया जाता है वहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा, वहाँ के रहने वाले लोगों के थ्रू, तो उस फॉरेस्ट को सेक्रेड ग्रोव्स कहते हैं। ठीक है, और ये सेंचुरीज़ है, इसे गवर्नमेंट प्रोटेक्ट नहीं करता है, वहाँ पे आसपास गवर्नमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रोटेक्ट नहीं करता है, वहाँ पे आसपास रहने वाले लोग प्रोटेक्ट करते हैं। As it has been conserved in the name of God, it has special protection. These clusters of thick forest are present not only in Western Ghats of India but in the entire country. क्योंकि ये गॉड रिलेटेड, सब इसे समझते हैं कि ये गॉड रिलेटेड है, इसके लिए लोग इसे प्रिवेंट करने के, मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, और इसी के चलते ये फॉरेस्ट जो है ज़्यादा अच्छी तरह से कंजर्व रह पाते हैं। और ये फॉरेस्ट सिर्फ वेस्टर्न घाट में नहीं बल्कि एंटायर कंट्री में फैला हुआ है। मोर देन 13,000 सेक्रेड ग्रोव्स हैव बीन रिपोर्टेड इन इंडिया। तो 13,000 से भी ज़्यादा सेक्रेड ग्रोव्स इंडिया में हैं। इसके बाद आगे आ जाइए, हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व्ड। बायोडाइवर्सिटी कैसे कंजर्व की जा सकती है? प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, पहला पॉइंट। Establishing national park and sanctuaries, declaring some regions as bioreserves। थर्ड पॉइंट में क्या बताया कि कोई ऐसे रीजन्स जो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं लेकिन जिनको बचाया जा सकता है उन्हें प्रिजर्व करके रखा जाए बायो रिजर्व्स के तौर पे। प्रोजेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीसीज़ को कंजर्व करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाए। कंजर्विंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, हर प्लांट और हर तरह के एनिमल को कंजर्व किया जाए। ऑब्जर्विंग द रूल्स, मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करें। कुछ सिंबल्स दिए हैं यूज़ मी के, सोलर पैनल, रिसाइकल, सेव वाटर एट्सेट्रा। इसके नीचे आपको दो कॉलम दिया हुआ है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे वो ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पे ग्रीन इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना पूरा सपोर्ट देते हैं। ग्रीन पीस इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंगेज्ड इन इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़। मोर देन 25 lakh पीपल फ्रॉम 26 डिफरेंट कंट्रीज आर मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्रीन पीस वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और 25 लाख से भी ज़्यादा लोग इसमें जुड़ चुके हैं 26 अलग अलग कंट्री के थ्रू। ऊपर वॉलंटरी और इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नाम्स दिए हुए हैं, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग पेज नंबर 44 पे। सबसे पहले एक टेबल दिया, एक चार्ट दिया हुआ है माय रोल इन इन्वायरमेंट, जिसमें क्या क्या है, कंट्रोल, प्रोडक्शन, अवेयरनेस, प्रिवेंशन, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। तो कंट्रोल में क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है? प्रिवेंटिंग द हार्म, स्टॉपिंग द हार्मफुल एक्टिविटीज़, ऑब्वियसली। चेंजिंग द माइंडसेट। प्रोडक्शन, रिवाइवल ऑफ हार्म्ड फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट, अटेम्प्टिंग इनोवेशन। तो जो हार्म्ड पार्ट्स है इन्वायरमेंट के, हार्म फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट को, उनको रिवाइव करना यानी हेल्प करना। जैसे अगर कोई एक डेड जोन एरिया है जहाँ पे प्लांट्स वगैरह नहीं उगता तो वहाँ पे भी उसे उस मिट्टी को वापस रिप्रोडक्टिव बनाने का काम, ऐसा एक रिवाइवल का एग्जाम्पल हो सकता है। और अटेम्प्टिंग इनोवेशन मतलब कुछ इनोवेट करना जिसके थ्रू हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज का और अच्छे से यूज़ कर सके। अवेयरनेस फैलाना, एजुकेशन के थ्रू, गाइडेंस के थ्रू, अवेयरनेस फैलाने के थ्रू, खुद अवेयरनेस की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने के थ्रू, इमिटेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन के थ्रू। प्रिवेंशन कैसे होगा? प्रिवेंटिंग पॉसिबल हार्म्स। तो पॉसिबल हार्म्स कैसा है कि एक्सेस यूज़ ऑफ पेट्रोल एंड डीजल को प्रिवेंट करने के लिए CNG यूज़ करना, ये होगा प्रिवेंशन। डिज़ाइनिंग न्यू प्लान्स डिज़ाइन करना कि किस हिसाब से कैसे हमें नेचुरल रिजर्वर्स को यूज़ करना चाहिए।
फैक्टर्स हार्मफुल टू इन्वायरमेंट, जो भी फैक्टर्स इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है उन्हें प्रिवेंट करना। प्रिजर्वेशन, प्रिजर्विंग वॉट एवर हैज़ बीन लेफ्ट ओवर। रेमेडीज टू प्रिवेंट फर्दर लॉस, प्रिजर्विंग अननोन रीजन्स। तो प्रिजर्वेशन में क्या बताया कि जो अननोन रीजन्स हैं उनको भी प्रिजर्व करना। अननोन रीजन्स मतलब क्या, ऐसे रीजन्स जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा है। कंजर्वेशन पे आ जाइए। कंजर्विंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, जितने भी अवेलेबल रिसोर्स हैं उनको खुद कंजर्व करना, मतलब उनका जितना कम से कम यूज़ हो सके उतना कम से कम यूज़ करना। आगे आते हैं, पैराग्राफ दिया हुआ है हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 34 highly sensitive biodiversity spots are reported all over the world. Such areas had once occupied 15.7% area on the earth. तो 34 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटीज़ रिपोर्ट की गई थी ऑल ओवर द वर्ल्ड में, जो 15.7% ऑफ अर्थ का एरिया कवर करती थी। एट प्रेजेंट 86% ऑफ द सेंसिटिव एरियाज आर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। अब इस 15.7% में से 86% जो हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी एरियाज थे वो पहले से ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, बचे हैं सिर्फ 14%। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्रेजेंटली ओनली 2.3% ऑफ द एरिया ऑफ द अर्थ हैज़ बीन लेफ्ट ओवर विथ सेंसिटिव स्पॉट्स। इट इंक्लूड्स 1,50,000 प्लांट स्पीसीज विच आर 50% ऑफ द वर्ल्ड काउंट। 2.3%, 15.7% से 2.3% पे ये घट के आ गया है और सिर्फ इतना ही बायोडाइवर्सिटी हमारे पास बचा है, जिसमें से 1,50,000 प्लांट स्पीसीज हैं जो 50% है पूरे वर्ल्ड काउंट का। As far as India is considered, out of 135 species of animal, 85 species are found in the jungles of eastern region. About 1,500 endemic plant species are found in Western Ghat. Out of the total plant species in the entire world, 50,000 are endemic. It means rare. तो यहाँ पे इन शॉर्ट बताने की ये कोशिश किया गया है कि अब हमारे पास इतनी ही बायोडाइवर्सिटी बची है जितनी हम काउंट कर सकते हैं। पहले जो सोर्सेस थे उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा थी, इतनी थी कि इंसान एक इटर्निटी तक रह सकता था बिना किसी भी आर्टिफिशियल पावर सोर्स से। लेकिन अब बात यह है कि जितने भी बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। 15.7% से 2.3% पे आ गया है और वो ये जो रेट है कम होने का, ये ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 300 या 400 ईयर्स के रिकॉर्ड से पता चला है। आगे बढ़ते हैं। थ्री endangered heritage places of the country. The Western Ghats spread over the states of Gujarat, Maharashtra, Goa, Tamil Nadu and Kerala has been endangered due to the mining industries and search for natural gas. तो जो वेस्टर्न घाट है जो अलग अलग स्टेट में हमारे इंडिया के वेस्ट में लोकेटेड है, ये एक इंडेंजर्ड प्लेस हो गया, हेरिटेज प्लेस हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइंस बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं जो नेचुरल गैस ढूंढ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। हैबिटेट्स ऑफ एशियाटिक लायन एंड वाइल्ड बाइजन ऑफ दिस रीजन हैव बीन अंडर थ्रेट। तो एशियाटिक लायन और वाइल्ड बाइजन जो है वो वेस्टर्न घाट में पाए जाते थे, लेकिन अब क्योंकि माइंस की वजह से इंडेंजर्ड हो गया ये हेरिटेज साइट, और तो उनकी काउंटिंग भी कम होती जा रही है। मनास सेंचुरी ऑफ द आसाम इज अंडर थ्रेट ड्यू टू द डैम्स एंड इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर। टाइगर एंड राइनो ऑफ दैट रीजन आर अंडर थ्रेट। मनास सेंचुरी जो आसाम में है वो भी थ्रेट के अंडर में। क्यों? क्योंकि डैम की वजह से, ठीक है, और इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ वाटर की वजह से। और टाइगर और राइनो जो वहाँ पे रहते हैं उनके लिए भी वहाँ पे थ्रेट बन चुका है। सुंदरबन सेंचुरी ऑफ वेस्ट बंगाल इज रिजर्व्ड फॉर टाइगर्स। However, the tiger population and overall local environment is seriously challenged by dams, deforestation, excessive fishing, trenches dug for seam, etc. तो सुंदरबन सेंचुरी टाइगर्स के लिए जानी जाती है वेस्ट बंगाल में, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि डैम का जो एक्सेस होता है वाटर का कभी भी वो रिलीज़ किया जाता है तो उसी सेंचुरी में रिलीज़ किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो इंडेंजर हो जाते हैं, उनकी लाइफ को एक बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता है, और उसमें इंक्लूड किया जाता है हमारा जो है बंगाल टाइगर। तो ऐसे बहुत सारे थ्रेट्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी और स्पीसीज़ के ऊपर पड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज़। थ्रेटेंड स्पीसीज़ जो है उनका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। Endangered species, either number of these organisms is declined or their habitat is shrunk on to such an extent that they can be extinct in the near future if conservative measures are not important. Example, lion, tailed monkey and lesser florican.
तो यहाँ पे बताया क्या इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो पहले से जिनकी काउंट कम हो चुकी है और उसके बाद भी उनके रहने की जगहों को इंडेंजर किया जाता है माइंस की वजह से, डैम की वजह से और इनडिसिप्लिन की वजह से, मतलब कि कोई भी डिसिप्लिन नहीं है जिसके थ्रू हम लोग उस फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकें या प्रोटेक्ट कर सकें। और इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं लायन टेल्ड मंकी एंड लेसर फ्लोरिकन। आगे बढ़ते हैं रेयर स्पीसीज। नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स इज कंसिडरेबली डिक्लाइंड। Organisms of this species being endemic may become extinct very fast. Example red panda and musk deer. रेड पांडा और मस्क डियर ऐसे बहुत सारे रेयर स्पीसीज़ हैं जो बहुत जल्दी ही एक्सटिंक्ट हो जाएं क्योंकि इनके नंबर कम हैं और इन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है। हम जब नॉर्मल एनिमल्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं जो हमारे स्ट्रीट्स पे, सिटी के और विलेज के स्ट्रीट्स पर घूमते रहते हैं, तो फिर भी तो ये तो रेयर स्पीसीज़ हैं, तो इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल एफर्ट डालना पड़ेगा। वल्नरेबल स्पीशीज़। Number of these organisms is extremely less and continues to decline. Continuous decline in their number is worrisome reason. Example tiger and lion. टाइगर और लायन के वल्नरेबल, टाइगर और लायन तो हम सबको पता है कि वल्नरेबल स्पीसीज़ है। रोज़ कहीं ना कहीं टाइगर्स ऐसे हैं जो हंट किए जाते हैं, जो मर जाते हैं या फिर किसी और रीज़न की वजह से उन्हें अपना घर खोना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से टाइगर और लायन जो है वो वल्नरेबल स्पीसीज़ में काउंट किए जाते हैं। इनडिटर्मिनेट स्पीसीज़। These organisms appear to be endangered, but due to their some behavioral habits like shyness, there is no definition and substantial information. Example giant squirrel. तो अब जायंट स्क्विरल जैसे जो एनिमल्स हैं जिनका बिहेवियर थोड़ा अलग है बाकी एनिमल्स से, जो जल्दी दिखाई नहीं देते, अपने बरों में रहते हैं और उनका जो बिहेवियरल हैबिटेट है कि वो किसी भी डेंस फॉरेस्ट से निकलकर किसी भी ऐसा हेल्दी नॉर्मल फॉरेस्ट में आ सकते हैं, वाटर स्वम्पी एरियाज़ में जा सकते हैं, मतलब उनका जो बिहेवियरल है वो अडेप्टिव है। किसी भी कंट्री में जाते किसी भी फॉरेस्ट में जाते हैं, किसी भी एरिया में जाते हैं, वो अडेप्ट करना सीख लेते हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो काउंटिंग है वो कम होती जा रही है। तो इससे अभी क्लियरली पता नहीं चला कि ये इनडिटर्मिनेट स्पीसीज़ है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स्पेशलिटी ऑफ द डे। 22 में वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। तो 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN प्रिपेयर द रेड लिस्ट that contains the names of endangered species from different countries. Pink pages of this book contain the names of endangered species, while green pages contains the name of previously endangered species but presently are safe. और इस रेड लिस्ट को रेड डेटा बुक भी बोलते हैं। इस रेड डेटा बुक के अंदर जो रेड पिंक पेजेस होते हैं वो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को इंडिकेट करते हैं और जो ग्रीन पेजेस होते हैं वो उन स्पीसीज़ को इंडिकेट करते हैं जो पहले इंडेंजर्ड थे लेकिन अब जो है वो सेफ़ हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज रिमेंबर में लेट अस बिहेव अकॉर्डिंगली। डिस्ट्रॉइंग अ प्लांट इज टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्टेशन टू कंजर्व इन्वायरमेंट। फॉरेस्ट इज वेल्थ। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज वैल्यू एजुकेशन। प्रोविडेंट यूज ऑफ पेपर इज प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन। टू प्रैक्टिस द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज टू डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। प्योर एयर प्योर वाटर इज की टू हेल्दी लाइफ। दीज आर सम स्लोगन्स, इसे आप रिमेंबर कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF published a survey in 2008. According to it, about 30% of animal species have become extinct over the period of 35 years. लगभग 30% जो एनिमल के जो स्पीसीज़ हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं लास्ट 30 ईयर्स में। 1975 to 2005 में 30% ऑफ एनिमल स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। What will happen in the future if this continues as it is? अगर ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो आने वाले 100 साल के बाद एक भी एनिमल इस प्लेनेट पे सिक्योर नहीं रहेगा। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।